या सो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट किए थे। हमने कंपनी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बराबर। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बाद में उसको जाके लिस्ट भी कर सकते हैं। लिस्टिंग करना नहीं करना है तुम्हारी चॉइस है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू वांट टू रेज फ्रॉम द मार्केट। आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप लिस्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। देखो, तुम लोगों को बोल रहे हो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब तुम्हारा नाम पॉपुलर होगा मार्केट में। कोई नया प्लेयर आ गया और डायरेक्टली लिस्ट करने गया तो नहीं होगा। कोई नया प्लेयर है मार्केट में जिसको कोई जानता नहीं, कुछ नहीं, हाउ व्हाई द इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन सच कंपनी जिसका कोई नाम नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लोग उनके जानते नहीं है। देखो, रिलायंस आईपीओ लाता है या रिलायंस कोई नई कंपनी के साथ आईपीओ लाता है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। टाटा कोई नई कंपनी लेके आते हैं और उसका आईपीओ लाते हैं तो इट मेक्स सेंस। बट कोई एकदम नया मार्केट में प्लेयर है, अगर वो आईपीओ लेके आता है तो प्रॉब्लम है। देखो, पेटीएम ने आईपीओ लाया, एवरीबडी नोस द पेटीएम, लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, समझ में आ रहा। एलआईसी ने आईपीओ लाया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब तुम फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक को इश्यू करते हो ना तब आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और बाद में भी आप रिलायंस को और पैसे की जरूरत है वो पब्लिक ऑफर लाते रहेंगे और लोगों को शेयर्स वो इश्यू करते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे उनसे। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को कि यस, क्योंकि तुम लिस्टिंग का खर्चा बहुत रहता है। तुम्हें बैंकर को अपॉइंट करना होता है, एक बैंक, एक अंडरराइटर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना होता है, बहुत हेवी कमीशन देनी होती है, एडवर्टाइज करना होता है न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं आईपीओ के कि ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। आपको ब्रोकर्स को कम्युनिकेट करना होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। लोगों ने परचेस तो करना चाहिए। अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो आईपीओ फेल हो जाता है 90%। तुमने एक एग्जांपल 1 लाख शेयर इशू के, 90,000 मिनिमम होनी चाहिए, 90% सब्सक्राइब होनी चाहिए, नहीं होते तो आईपीओ में पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है, तो पूरा इशू फ्लॉप हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे कोई भी उठ सुट के आईपीओ नहीं लाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक एग्जांपल, अभी ओला आईपीओ लेके आता है तो पीपल नो अबाउट द ओला, पीपल में इन्वेस्ट। जोमेटो लाता है तो लोगों को पता है कि जोमेटो क्या है, क्या सर्विस दे रहा है, किस में बिजनेस कर रहा है, क्या ग्रोथ है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब ऐसे लाइक ओयो, अगर वो आईपीओ लेके आते तो पीपल नो कि वो एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, तुम स्टडी कर सकते हो। सो ऐसे कोई भी शेयर्स पब्लिक को इश्यू नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो ये भी समझना उतना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, ध्यान देना, ठीक है, यहां पे कंपनी wants to raise funds, कंपनी को पैसों की जरूरत है, दे नीड फंड्स। अगर आपको पान इंडिया बिजनेस करना है, आपको ऑल ओवर ग्लोब बिजनेस करना है, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा मैडम, इट्स कॉमन सेंस थिंग। दे वांट्स टू रेज द फंड्स, देन they can do so by issuing two things, शेयर्स, दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स। कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है ना तो कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी लोगों को या डिबेंचर इश्यू करेगी। शेयर्स इश्यू करेगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। इक्विटी, शार्क टाइम में तुमने वर्ड सुना होगा इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर, ओनरशिप, इक्विटी शेयर्स।
मतलब वो क्या बोल रहे थे, मुझे 20% शेयर तुम्हारे दे दो, मुझे 20% इक्विटी चाहिए ना। वो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, because equity shares are actual owners of the company. Equity shares are the real owners of the company. They have the voting power. And दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे कंपनी दो टाइप्स के शेयर्स इश्यू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो बाय करता है उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड जो प्रेफरेंस शेयर्स बाय करेंगे उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल रिस्क टेकर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स are real owners and they have voting power. They have what? Voting power. इसलिए वो इक्विटी मांगते थे, समझा? उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, उन्होंने बोला हमें इक्विटी दे दो। इक्विटी मतलब आप एक्चुअल ओनर बन जाते हो, ठीक है? एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट रियल ओनर्स। आप ओनर बोलते हो बट दे आर नॉट रियल ओनर, बिकॉज दे डोंट टेक डिसीजन। उनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं रहती, वो ओनर है बट विदाउट वोटिंग पावर वाले। नहीं, तुम्हारे घर में डिसीजन लेते टाइम तुम्हें कोई नहीं पूछता, ठीक है? तुम फैमिली मेंबर हो, बट फिर यू कैन नॉट टेक द पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। मे बी तुम्हारी दीदी या भाई थोड़ा बड़ा रहेगा, वो पार्ट लेता होगा, मम्मी पापा लेते होंगे, तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लेते होंगे, दे आर द वोटिंग पावर, ऐसे मान के चलो, ठीक है? आप ओनर हो बट यू आर नॉट द रियल ओनर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट रियल ओनर्स and they don't have voting power. They don't have which power? They don't have voting power. समझा? मत क्या वोटिंग पावर, ध्यान देना। कंपनी, अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैंने रिलायंस के शेयर्स लिए, उसके पीछे एक दो पर्पज हो सकते हैं। आई हैव परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस, या मैं वो आईपीओ में शेयर्स इश्यू करते तब ले सकता हूँ, बाद में अभी आज भी ले सकता हूँ मार्केट में। अगर मेरे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो मैं उठा सकता हूँ शेयर्स। कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स उठाए, अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स उठाए, उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो मैं उनका ओनर बन गया, मैंने इक्विटी शेयर्स उठाए। तो रिलायंस जब प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी, रिलायंस जब प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी, प्रॉफिट होगा, तो वो मुझे उस प्रॉफिट में से कोई पोर्शन मुझे डिविडेंड बोल के देते हैं। तो कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वो मेरा प्रॉफिट में मेरा शेयर हो गया। लाइक कंपनी देती 2 रुपए का डिविडेंड, 3 रुपए का डिविडेंड पर शेयर, ठीक है? तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स है तो मुझे सपोज 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मुझे कितना मिलेगा? 200 रुपए। अगर मेरे पास 500 शेयर्स है तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, मुझे वो डिविडेंड मिलता है। कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड। एंड दूसरा, वो शेयर की प्राइस बढ़ती तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप सुनते हो ना कि अंबानी लाइक अमंग फर्स्ट 5, लाइक ये आ गया, रिच पीपल आ गया। क्यों? जैसे रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उसके पास उसके शेयर है तो उसकी वेल्थ भी बढ़ जाएगी। उनके पास ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा शेयर है रिलायंस के। जब रिलायंस की खुद की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो तुम्हारा वर्थ, तुम्हारी वेल्थ भी बढ़ेगी ना, बिकॉज शेयर इज ऑल्सो योर वेल्थ। अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारी वेल्थ है। तो जैसे जैसे रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, वैसे उनके शेयर की मार्केट में भी प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर तुम्हारे पास उसके शेयर से, तुम्हारी भी मार्केट में, तुम्हारी वर्थ भी मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करता है, जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली, राइट, अंबानी की भी वेल्थ क्या होती है?
बढ़ती है, या जिनके जिनके पास रिलायंस के शेयर है उनकी भी वेल्थ क्या होती है, बढ़ती है। रिसेंटली अगर आपने ये मार्क जुकरबर्ग पता है आपको, ही इज ए ओनर ऑफ फेसबुक। रिसेंटली फेसबुक बुक द लॉसेस, मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसे हुआ कि नंबर ऑफ फेसबुक सब्सक्राइबर्स डिक्रीज हुए। एक्चुअली फेसबुक के सब्सक्राइबर्स हमेशा क्या हो रहे थे, इंक्रीज, बट रिसेंटली हुआ क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स क्या हो गए, डिक्रीज। एंड जब फेसबुक के सब्सक्राइबर डिक्रीज हो गए, क्या ऑब्वियसली लोगों क्या लग रहा है, अब फेसबुक, अब ऑब्वियसली तुम्हारी जनरेशन तो फेसबुक को उतना प्रेफर नहीं करती, तुम लोग हो या तो इंस्टा या स्नैपचैट पे, राइट, ये दोनों तुम लोग यूज करते हो। मेरी जनरेशन आज भी फेसबुक पे है, हम लोग इंस्टा पे इतने नहीं है, या स्नैपचैट पे तो हमारे में से कोई नहीं रहेगा, ऑनेस्टली बोलता हूँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे हम मान के चलते, देखो फेसबुक शेयर प्राइस एक बीच में ऐसे हुआ था, आई विल शो यू। अब ये न्यूज कुछ दिन पहले की है, देखो क्या लिखा है, फेसबुक पेरेंट, उस फेसबुक की जो मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी, उसका नाम है मेटा, बराबर। फेसबुक पेरेंट मेटा क्रैश 26% in US trading on Thursday on the back of poor earning results, with the founder Mark Zuckerberg's wealth plunging by as much as $31 billion in one of the biggest one-day wealth drops ever. फर्स्ट टाइम फेसबुक ने, फेसबुक का रेवेन्यू क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होता है ना, फेसबुक इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तुम्हें फेसबुक में अकाउंट ओपन करने में कोई चार्जेस नहीं है, बट तुम्हें जो एडवर्टाइजमेंट दिखती है ना, उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। बट जैसे से यूजर सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है फेसबुक पे, तो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा। अब एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू कम होगा, तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे हुआ फेसबुक के कि उनका जो रेवेन्यू था ना, वो डिक्रीज हो गया। जैसे न्यूज आ गई कि फेसबुक का रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, शेयर, फेसबुक के शेयर में प्राइस क्या हो गई, गिर गई। अब ऑब्वियसली मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास है, मार्क जुकरबर्ग, तो उसकी एक दिन में 31 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, यू कैन इमेजिन क्या उसकी वेल्थ एक दिन में डिक्रीज हो गई। दिस इज, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन डे वेल्थ ड्रॉप्स एवर इन द हिस्ट्री, ऐसे होता है। तो वही मैं बोल रहा हूं, उसके पास इक्विटी शेयर्स है, उसके पास क्या है, इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर जिसके पास रहेंगे, सो अगर वो शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ेगी, तुम्हारी भी वेल्थ बढ़ेगी, अगर वो मार्केट में गिरेगा तो तुम्हारी भी वेल्थ गिर जाएगी। समझ में आ रहा है। सो हम जब बात करते हैं ना, हु इज अ रियल ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट रियल ओनर। फिर सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग क्यों लेते हैं, क्यों प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, रीजन थोड़े सेफ होते हैं। अगर रियल ओनर को रियल रिस्क भी लेनी होगी, तो अगर इक्विटी शेयर्स जिसके पास है, उस अगर लॉस होगा तो उसका, उसको डायरेक्टली लॉस भी हिट करेगा। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, उनको कोई टेंशन है क्या, नहीं है। सो दे आर लेस रिस्की, इसलिए उनके रिटर्न्स भी कम रहते हैं। इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्की। अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेनी है, तो मैं बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करो। आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है, तो मैं बोलूंगा इक्विटी में, रिस्क ज्यादा होती है इक्विटी में, बिकॉज यू आर अल्टीमेट ओनर। इसलिए आप शार्क टैंक इंडिया में हर हर कोई इक्विटी के बारे में बात कर रहा था। आपने प्रेफरेंस वर्ड सुना भी नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द राइट फेक ओनरशिप, या जस्ट एक ओनरशिप है इसलिए ओनरशिप है। दे वांट टू टेक द डिसीजन, दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट, दे वांट टू टेक द रिस्क। और प्रेफरेंस वालों को आप पहले ही बोलते हो कि प्रॉफिट कितना भी हो आपको इतने ही मिलेगा। लाइक हर शेयर के पीछे तुम्हें एग्जांपल 2 रुपए मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो तुम्हें 2 रुपए मिलेगा।
मतलब सैलरी जैसा, जैसे सैलरी में आप बिजनेस कितना भी अच्छा करे तुम्हें फिक्स सैलरी, इक्विटी वालों का परसेंटेज है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो राइट इनकम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनकम भी कम होगा। तो तुम कैसे हो, क्या तुम्हें सैलरी चाहिए या तुम्हें प्रॉफिट चाहिए? सो हम बोलते सैलरी में रिस्क क्या रहती है, कम। एक मिनट दरवाजा खाली खोल देना, मैं बात करता हूँ इधर ना टाइम पास करते बैठे देखिए उनको बोलना उधर जाके गप्पे मारो, इनको भी नहीं, तू नहीं तो नहीं, उनको बोलना ले आवाज आ रही बहुत, खींच ले, ठीक है समझा? तो री इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल रिस्क टेकर्स, ठीक है। सो फिर डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर मतलब कंपनी उनको ओनरशिप नहीं कर रही है, कंपनी उनसे लोन ले रही है, इक्विटी शेयर देके उनको ओनर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर देके भी आपने काइंड ऑफ ओनर कर दिया उसको, राइट। डिबेंचर्स वाले ओनर नहीं होते, मुझे तुमसे लोन चाहिए तो लोन देने के लिए मैं तुम्हें डिबेंचर्स दे रहा हूं, तो डिबेंचर्स परचेस करो, मुझे कैश दे दो, ठीक है। तो लिख लेना डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स गिव्स लोन टू कंपनी, लोन टू कंपनी, वो कंपनी को क्या दे रहे हैं, लोन। लोन देने से ओनर नहीं बनता, लाइक एग्जांपल आपने घर लिया है और आपने एचडीएफसी लिमिटेड से लोन लिया है, ओनर तुम हो, एचडीएफसी लिमिटेड नहीं, समझा? आपने किसी से लोन लिया है तो लोन लेने से वो क्या ओनर नहीं बनता तुम्हारा, आपको उसको क्या पे करना होता है, लोन पे क्या देना होगा तुम्हें रिटर्न में, इंटरेस्ट। तो लिख लेना कंपनी पेज फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट टू देम। एक सेकंड, अब हाँ आहे तो किती लेणार आहे, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, मी भेटतो त्याला, नाही ठीक आहे, त्याला म्हणा माझं लेक्चर 15-1 मिनिटात संपेल तर मग मी भेटतो त्याला, हा समजा, ठीक है ध्यान देना, कंपनी पेज फिक्स इंटरेस्ट टू दे, ठीक है। प्रॉफिट कितना भी हो उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, लॉस होगा तो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तुमने किसी से लोन लिया और तुम्हारा बिजनेस लॉस में, वो थोड़ी बोलेगा मैं इंटरेस्ट मत दे, वो तो लगा ही लगेगा ना। सो इंटरेस्ट एक क्या है, अगर आपको बहुत ही सेफ रहना है तो आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो, कंपनी को लोन दे दो, तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी और ज्यादा रिस्क लेनी है तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करो, और ज्यादा लेनी है तो इक्विटी में, समझा? तो यहां पे लिख लेना प्रेफरेंस के नीचे कंपनी पेज डिविडेंड टू देम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड, ठीक है। एंड इक्विटी वालों को कंपनी क्या करती है, डिविडेंड ही पे करती है। तो आप लोगों का फिर फर्क क्या है, ओनली इफ डिविडेंड टू देम, ठीक है, कंपनी पेज डिविडेंड टू देम, मतलब डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर सब्सक्राइब करते हो ना कंपनी के तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब करो तुम्हें मिलेगा डिविडेंड, मतलब फिर प्रॉफिट हो या ना हो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस में तो आज नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट अब भी मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड वालों, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट है तो तुरंत मिलेगा, लॉस है तो बाद में मिलेगा। इक्विटी वालों को प्रॉफिट है एंड कंपनी बोलती है देना है डिविडेंड तो ही मिलेगा, मतलब कंपनी के चॉइस से इक्विटी वालों को डिविडेंड देना ही नहीं देना है। लॉस है तो डिविडेंड मिलने का कोई सवाल है कि आज में नहीं बाद में नहीं, मतलब अगर कंपनी लॉसेस में है तो प्रेफरेंस वालों को तो कभी ना कभी जब प्रॉफिट में आएगी कंपनी तो डिविडेंड मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, पहले से मिल जाएगा।
इक्विटी वालों का एक बार नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलता। सो इसलिए बोलते इक्विटी इज मोर रिस्की। रिपेमेंट में भी सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहला पैसा डिबेंचर वालों को मिलेगा। अगर पैसा बचेगा तो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस। अगर फिर भी पैसा बचेगा, मतलब अगर पैसा नहीं बचता है तो सब किसको कुछ नहीं मिलेगा? इक्विटी। अगर पैसा बचता ही नहीं है ना, इफ यू आर नॉट लेफ्ट विद द मनी, इक्विटी वालों को कुछ भी मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम बोलते हैं मतलब डिविडेंड में भी उनको सबसे एंड में मिलेगा, एंड रिपेमेंट के टाइम भी उनको सबसे एंड में, प्रॉफिट मिलते टाइम भी सबसे एंड में मिलेगा। एंड अगर कंपनी बंद होती है, उनको उनका पैसा रिटर्न चाहिए तो भी सबसे एंड में मिलेगा। सो दे आर कॉल्ड एज अल्टीमेट रिस्क टेकर्स, दे आर अल्टीमेट ओनर्स। प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा कमाएंगे वो लोग, ये भी है। लॉस होगा तो उतना भी ज्यादा सफर करेंगे वो लोग। सो दे वी कॉल देम एज ए अल्टीमेट रिस्क टेकर्स। हम उनको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट रिस्क टेकर्स। ठीक है, लिखो यहां तक, मैं उनको शांत। ठीक है, ध्यान देना। क्लियर है यहां तक? सो ये कंपनी के रिलेटेड टर्म्स है, ये तुम डे टू डे लाइफ में आप तुम पढ़ोगे मेरा तो भी तुम्हें समझेगा। ये बहुत ही कॉमन चीज है। अब होता क्या है बेसिकली, मैंने बोला जब कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी या तो तुम्हें क्या करेगी? शेयर्स इश्यू करेगी या डिबेंचर्स इश्यू करेगी। और सबकी ट्रेडिंग होती है मार्केट में, सबकी ट्रेडिंग होती है। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगी, अनलिस्टेड है तो तुम्हें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास उसके शेयर्स है, और तुम क्या कर सकते हो? तुम परचेस कर सकते हो। तो तुम्हें उस बंदे को ढूंढना, अगर मुझे सीरम के शेयर चाहिए, मैं स्टॉक मार्केट पे जाके कोई मुझे नहीं मिलने वाला। मुझे सीरम के जिसके पास शेयर है मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना होगा। फिर मैं उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करके मैं क्या लूंगा उनसे? प्राइस, हम इवेल्युएशन होगा, वैल्यूएशन होगा, सब होगा, फिर पता चलेगी। फिर हम अगर वो रेडी है तो सेल करने को, तो मैं बाय कर पाऊंगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझना है। अगर मुझे बोट के शेयर चाहिए तो मुझे मार्केट में नहीं मिलेंगे बोट के शेयर, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो कंपनी लिस्टेड है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत फेमस बिजनेस टाइप है। इंडिया में सबसे ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप है। कोई भी कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कभी भी बंद कर सकता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। उससे ज्यादा फिर तुम्हें देखने को मिलेंगे पार्टनरशिप, एंड सबसे कम देखने को मिलेंगे कंपनीज। बट कंपनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर तुमने लोन वगैरह लिया है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर तुमने लोन लिया है और तुम लोन पे नहीं करते, तुम्हारे बिजनेस ने लोन लिया है, यू आर ए सोल प्रोप्राइटर, तुमने बिजनेस ने लोन लिया, अगर तुम रिपे नहीं करते तुम्हारे घर दार सब कुछ सील करके आपको अलविदा करेंगे। समझा? पार्टनरशिप में भी वैसे होता है। पार्टनरशिप फर्म, तुम जिस फर्म में पार्टनर हो उस फर्म ने लोन वगैरह लिया है एंड तुम रिपे नहीं कर पाते, फर्म रिपे कर पा रही है क्या? नहीं। तो तुम्हारे जो तुम जितने भी पार्टनर्स हो सबके प्रॉपर्टीज को ताला लगेगा। कंपनी में ऐसे नहीं है। रिलायंस सपोज लोन रिपे नहीं कर पा रही है, मान के चलो, ऐसे होगा नहीं बट एग्जांपल, रिलायंस कैन नॉट पे इट्स डेट, इट्स लोन्स, तो जिनके पास शेयर्स है उनकी प्रॉपर्टी को कोई हाथ लगाएगा क्या? नहीं। जो इन्वेस्टर्स है ना वो सेफ रहते हैं। इसलिए जब किंगफिशर इंसॉल्वेंट हो गई, किंगफिशर बैंकरप्ट हो गई, तुमने किंगफिशर के प्रॉपर्टीज को अटैच किया, विजय माल्या के नहीं। विजय माल्या अभी भी एंजॉय कर रहा है। हाँ, इंडिया में नहीं कर रहा है, बाहर कर रहा है, बात अलग है। क्योंकि एक लेवल के बाद आप उसको पकड़ते हो, फिर भी पैसा रिकवर नहीं होता तो तुम उसको पकड़ोगे। समझ में? इसलिए वो भाग गया। बट स्टिल ही उसके प्रॉपर्टीज वगैरह अभी भी वैसे के वैसे, बिकॉज कंपनी अलग है एंड शेयर होल्डर अलग है। सोल प्रोप्राइटर में तुम और ओनर एक ही है। लॉ बोलता है तुम और ओनर एक ही है, बिजनेस एंड ओनर एक ही है। अगर बिजनेस पे नहीं करता हम ओनर को पकड़ेंगे। पार्टनरशिप में भी वही है। लॉ बोलता है कि पार्टनरशिप में फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स एक ही हमारे लिए। फर्म पे नहीं करती तो हम किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में कंपनी अलग है एंड ओनर शेयर होल्डर्स अलग है। कंपनी पे नहीं करती तो हम ओनर के प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कंपनी थोड़ा सेफर बन जाता है उस केस में। जो जिनको फ्रॉड करना है ना वो कंपनी करके फ्रॉड करते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप करके कोई फ्रॉड नहीं करता। समझा? अगर फ्रॉड करने का भी दिमाग होना चाहिए, फ्रॉड करने का भी
दिमाग होना चाहिए कि फ्रॉड करते टाइम आपने कंपनी करके लोगों को चूना लगाना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप करके चूना नहीं लगाना आपने, समझा? क्योंकि उस केस में तुम्हारे खुद की प्रॉपर्टी को सेज किया जाएगा, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी को ताला लगेगा। समझ में आ रहा है? उसका ऑक्शन वगैरह होगा, बाकी वो चीजें होगी, इसमें नहीं होता है। सो कंपनी इज सम सिक्योर फॉर्म ऑफ। अब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझा कि पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज क्या है। अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो जाती है, पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो जाती है, माटी दिवाळखोरी म्हणतात त्याला, मतलब एक बंदा हाथ ऊपर करके अब कुछ भी करो मैं पे नहीं कर सकता। कोई ऐसी मूवी है जिसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ? एक एग्जांपल था, आई डोंट नो तुम लोगों ने मूवी देखी, मैंने भी पूरी कभी नहीं देखी है। शाहिद कपूर एंड करीना कपूर की मूवी थी, करीना कपूर गूंगी दिखाई उसमें। कौन सी मूवी? वो देखो जंप करता है रिवर में, चुपके चुपके, राइट? इनिशियल में क्या दिखा है, वो उसके पीछे वो सब लोगों को बोलता है जिनको जिनको पैसा चाहिए नदी के किनारे आ जाओ, और वो जंप करते हैं, सुसाइड करने का ट्राई करता है, बराबर? वो इंसॉल्वेंट है, समझा? द पर्सन हु कैनॉट पे हिज लोन्स। तुमने बहुत लोगों से पैसे लिए, उधारी पे लिया और उधारी आप चुका नहीं पाते, ठीक है, उसको बोलते लाइक इंसॉल्वेंट, उस बंदे को बोलते इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। एक टाइम ऐसे था, अमिताभ बच्चन वाज आल्सो इंसॉल्वेंट। ऐसा एक टाइम था कि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है, इतना आज वो इतना रिच है, बट एक टाइम ऐसे भी था, ही वॉज राइट इंसॉल्वेंट, मतलब वो उसके लोन वगैरह रिपे नहीं कर पा रहा था। लोग उसके घर पे आके रुकते थे कि पैसे दे पैसे दे, वो नहीं दे पा रहा था। ऐसे नहीं कि आप इंसॉल्वेंट हो तो कभी फिर से रिकवर नहीं कर सकते। देन ही गॉट मोहब्बतें मूवी, यश राज ने उसको एक मूवी दी मोहब्बतें, विच बिकेम वेरी हिट। देन ही गॉट कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके बाद उसके पूरे फॉर्च्यून ही चेंज हो गए। मतलब इवन ए बैड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन में मेक यू बैंकरप्ट। तो उसके केस में वैसे हुआ था, बट बाद में उसने उससे वेंट इनटू पॉलिटिक्स वगैरह, उसने सब चीजें की है अमिताभ ने, वो पॉलिटिक्स में खड़ा भी रहा था। आई थिंक वो जीत के भी आया था, आई थिंक राजीव गांधी के टाइम ऐसे। तो मतलब उसने कुछ ऐसे डिसीजन ली थी ना, उसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट बना था। उसने एक दो कंपनी स्टार्ट की थी जो चली नहीं, प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्ट किए थे, चले नहीं, मूवीज फ्लॉप हुए उसके प्रोडक्शन हाउसेस के। वो बीच में उसको एक मूवी में उसको डैमेज हुआ था, पता होगा, आपने सुना होगा। तो उसके बाद उस मूवी उसको एक्टिंग करना थोड़ा डेंजरस था, तो उसने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जो चला नहीं, ठीक है। तो एक्टर एक्ट्रेस बाकी लोगों के पैसे, वर्कर्स वगैरह वो दे नहीं पा रहा था। तो ऐसे भी स्टोरी है कि कोई इंसॉल्वेंट बनता है और बाद में फिर से राइट वो चीजें जगह पे ला सकता है। सो अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या है कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो पार्टनर के पर्सनल एसेट को कोर्ट सेज कर लेगी। मतलब फर्म इंसॉल्वेंट है बट चूना किसको लग रहा है? पार्टनर्स को। कंपनी में वो डिसएडवांटेजेस नहीं है। कंपनी में क्या, कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है तो ओनर को कोई टेंशन है क्या? रिलायंस इंसॉल्वेंट होने से हम लोगों को, अगर हमने इन्वेस्ट किया, हमें कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो ये जो है ना, पार्टनरशिप में ये डिसएडवांटेजेस है, कंपनी में डिसएडवांटेजेस नहीं है। अब ये डिसएडवांटेज की बात आ गई, इसका डिसएडवांटेज इधर नहीं है। पार्टनरशिप में कंप्लायंस बहुत कम है, लॉ का कंप्लायंस बहुत कम है। कंपनी में कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। कंपनी में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी कंपनी लॉ, कंपनी के लिए जो लॉ है ना, हमने यहाँ पे लिखा था ना, कंपनी इज गवर्न बाय, लिख लेना, कंपनीज आर गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज आर गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, वहां पे लिखा होगा। कंपनी का 2013 इतना स्ट्रिक्ट है मैडम, हर चीज कंप्लायंस है, हर चीज कंप्लायंस। आप पब्लिक का पैसा लेके बैठे हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो पब्लिक का पैसा लेके बैठे हो आप, लोग कैसे कैसे भी यूज कर सकते हैं ना, तो ऑब्वियसली लॉ क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सो कंपनीज एक्ट 2013, उसके साथ लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी भी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उससे भी स्ट्रिक्ट है। रिलायंस वालों को दो लोगों को कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट को भी करना है, सेबी को भी करना है। तो पार्टनरशिप में कंप्लायंस कम है और कंपनी में कंप्लायंस ज्यादा है। चलो कंपनी करने गए कि चलो हमारी प्रॉपर्टी को सेज नहीं किया जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंट होती तो ये बेटर है, बट कंप्लायंस ज्यादा है।
तो इन दोनों का मिक्सचर है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, राइट? पार्टनरशिप एंड कंपनी. इट्स अ ब्लेंड ऑफ, इट्स अ ब्लेंड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड. मतलब कंपनी का एडवांटेज क्या था कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती तो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी को हाथ लगाओगे क्या? नहीं. ये यहाँ पे मिलेगा पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एलएलपी. अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो पार्टनर्स के प्रॉपर्टी को हाथ लगाओगे क्या? नहीं. और दूसरा फर्म का एडवांटेज क्या था? लिमिटेड कंप्लायंस. यहाँ पे भी वो कंप्लायंस क्या हो जाएगा? लिमिटेड. एलएलपी 2008 से स्टार्ट हुआ है, पहले एलएलपी नहीं थे. 2008 से एलएलपी स्टार्ट हुआ इंडिया में. एंड द फर्स्ट एलएलपी ऑफ इंडिया इज ए firm from the Pune. It is a chartered accountants firm from the Pune. Nowadays it is becoming more popular because कंपनी का जो एडवांटेज है वो मिल रहा है, एंड पार्टनरशिप का जो एडवांटेज है, लेस कंप्लायंस, वो ओके तुम एलएलपी बना रहे हो. सो एलएलपीज आर नाउ बिकमिंग क्वाइट फेमस. जिसका नंबर 1 है, हर कंपनीज को भी नंबर होता है 1 2 3 ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. जैसे तुम्हारा पैन नंबर है, आधार नंबर है, समझा? एक नंबर है, यूनिक नंबर है. तो जो फर्स्ट नंबर अलॉट हुआ है ना, दैट नंबर इज, दैट वन नंबर बिलोंग्स टू सीए फर्म इन द पुणे. तो जब फर्स्ट टाइम एलएलपी फर्म स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने सबसे पहले उनके फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया, तो वो पुणे की बेस्ड है. और धीरे धीरे नंबर ऑफ एलएलपीज इज इंक्रीजिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के पार्टनरशिप्स है, या 4 टाइप्स के बिजनेसेस आपको जनरली देखना. मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं मैडम, ध्यान देना. आप बोलोगे सर दगड़ू, आपने दगड़ू से हलवाई गणपति के बारे में बात ही नहीं की, आपने हमारे स्कूल्स के बारे में बात नहीं की. उनको ट्रस्ट बोलते हैं, पता है ना? वो क्या होता है? ट्रस्ट. तो आपने ट्रस्ट क्यों नहीं बोला? ट्रस्ट का पर्पस बिजनेस करना है या कुछ अदर एक्टिविटी करना है? तो वो दगड़ू से हलवाई गणपति का बिजनेस करने के लिए, या एक लोगों का जो टेम्पल में आते हैं उसके मेंटेन करने के लिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस के लिए ट्रस्ट नहीं होती. अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट. बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट. अगर आपको प्रॉफिट कमाने का आपका टारगेट है, तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, या कंपनी है. बट आपको एग्जांपल, पुअर बच्चों को, पुणे में जो पुअर बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देनी है, ये आपका पर्पस है. आपका पर्पस है ऑर्फन्स को शेल्टर देना है. आपका पर्पस है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. आपका पर्पस है कि जो बच्चे स्कूल में एनरोल नहीं हो रहे, हम आप उनकी फीस पे करने वाले हो. समझ में आ रहा है? आपका पर्पस है कि प्लास्टिक जो इधर उधर कचरा पड़ रहा है, आप उसको कलेक्ट करके आप उसको रिसाइकल करने वाले हो. आपका पर्पस कुछ एक कॉज है. समझ में आ रहा है? उसमें प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं. आपका इंटेंशन क्या है? उसको लाइक एक कुछ अच्छा काम करना, पब्लिक को सर्व करना. आपका पर्पस है कैंसर लोगों को, बाबा आमटे वगैरह, पता है आपको? क्या वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या कुछ कॉज के लिए काम कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो कैंसर लोगों के ट्रीटमेंट के लिए पैसा रेज करना और उनको ट्रीटमेंट करवा के देना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका पर्पस है कि एग्जांपल लाइक रिवर साइड एरियाज को क्लीन करना. तो आपने लाइक इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पानी फाउंडेशन पता है तुम लोगों को? पानी फाउंडेशन का काम क्या है? मराठवाड़ा विदर्भ एरिया में जहां पे पानी का जरा प्रॉब्लम है, वहां पे दे क्रिएट वेरियस प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो करते हैं. एंड उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? लोगों को प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं? वो लाइक वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, बराबर. विलेजेस को अवार्ड देते हैं कि आप अच्छा प्रोजेक्ट करो, आप अच्छे से ये करो, हम आपको कुछ करोड़ रुपए सैंक्शन करेंगे. नाम फाउंडेशन, वो विडोज को फंड्स रेज करवा के देता है. विडोज को वो स्विंग मशीन देगा, अलग अलग अप्लायंसेस देगा उनके लोगों को, सो दैट दे कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन पता होगा आपको, अन्ना हजारे एंड केजरीवाल ने तब मूवमेंट की थी, इट वाज अगेंस्ट द करप्शन. समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सो इनका पर्पस बिजनेस करना ही नहीं. समझ में आ रहा है? एक्चुअली इनको पैसा देता कौन है फिर? पानी फाउंडेशन को पैसा कौन देता है? डोनेशंस.
दे आस्क पीपल टू डोनेट। आपने देखा होगा ना कि आमिर खान वगैरह बोलता था कि डोनेट करो, हमारा ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये है, हम ये पैसा यूज कर रहे हैं। दे आर ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस। अब तुम्हारे टेम्पल के लिए पैसा किधर से आता है? लोग डोनेशन देते हैं, कोई वो डोनेशन बॉक्स में डालता है, या कोई वो प्रॉपर पर्ची फाड़ता है, बराबर ना? तुम्हारा गणपति मंडल, अभी गणपति स्टार्ट होंगे अगस्त एंड में, तुम प्रॉफिट के लिए कर रहे हो या जस्ट एक कॉज के लिए काम कर रहे हो? राइट, उसमें तुम आपके आजू बाजू में जो लोग, उन लोगों से वर्गनी जो डोनेशन होते हैं वो कलेक्ट करोगे, उनको रिसिप्ट दोगे, पूरा होने के बाद एक आप बनाओगे कि कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा है, कितना खर्चा हुआ, सब आप लोगों के साथ शेयर करोगे। पर्पस क्या है? पर्पस प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है, जस्ट एक कॉज को सर्व करना है, कॉज को सर्व करना है। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं, बराबर? तो उसके लिए होता है, लिख लेना, राइट? इसके आगे, इफ, एक होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। उनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, एनपीओ, या कोई लोग उसको एनजीओ भी बोलते हैं, और ट्रस्ट। और एनजीओ, पुणे में रोटरी क्लब सुना होगा आपने, लायंस क्लब सुना होगा, बराबर ना? वो लोग एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं ना। फ्री में वैक्सीनेशन किया उन्होंने, एक एरिया में फ्री में वैक्सीनेशन किया, समझ में आ रहा है? तो वैसे ट्रस्ट के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हैं ना कोई कोई लोग। देखो, तुम ट्रस्ट चला रहे हो, एग्जाम्पल दगड़ू से डाले भाई, वहां पे वो ये भी बेच रहे हैं ना, मूर्तियां, फोटोज, रहता है ना, तो थोड़ा फर्क बिजनेस होता है ना। क्या वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करते, नॉमिनल फी चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल पार्क है, उस पार्क में एंट्री, ताजमहल एक ट्रस्ट के अंडर होगा, वहां पे एंट्री करने के लिए तुम्हें नॉमिनल फीस तो देनी होगी ना। वो फीस क्यों लगा रहे, तू मेंटेन इतना, पर क्या फीस बहुत ज्यादा लगा रहे क्या वो लोग? वो एक फीस लगा रहे कि सो दैट उससे जो कलेक्शन होगा वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। लाइक अगर आप कोई हेरिटेज पे जाते हो, वहां पे एक एंट्री फी होती है। अब कातरज का वो जू, वहां पे एंट्री फी है। वो एंट्री फी किस लिए है? उस एंट्री फी को वो क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे ना। तो थोड़ा पर बिजनेस होगा ही होगा ना, थोड़ा पर बिजनेस होगा। देखो, यू कैन नॉट, लाइक आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते हम बिजनेस ही नहीं कर रहे, बट पर्पस क्या तुमने वो जू क्या एंट्री फी लेने के लिए किया है क्या? पर उस जू को बनाने का पर्पस क्या है? वो एंट्री फी कलेक्ट करना है, लोगों को आए वहां पे, आप उनको दिखाए, पर्पस क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर्पस समझो। उस पर्पस को कंप्लीट करते टाइम कुछ बिजनेस होगा, दैट इज इवेंचुअल, आप उसको नहीं टाल सकते। अब बीसीसीआई इज ए ट्रस्ट, बीसीसीआई इज ए एनपीओ, बट क्या फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है? डू यू थिंक वो प्रॉफिट कमाते हैं? बीसीसीआई, बीसीसीआई पता है ना, क्रिकेट, क्रिकेट बॉडी इंडिया की, क्या नहीं लगता वो प्रॉफिट? बट क्या वो उसके लिए बने थे क्या? नहीं। हाँ, उसमें पैसा है उस गेम में, इसलिए बहुत लोग हैं उसमें, बड़े बड़े नेता वगैरह सब है। जय शाह, किसका बेटा है जय शाह, पता है ना? इज इज ए सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो इसका बेटा है, क्या नाम? अमित शाह का बेटा है। वो बोलते हैं हम हमारे हमारे बच्चे की इधर नहीं, बीसीसीआई पे बजा के बैठा है, वो सेक्रेटरी है, मतलब क्या छापता होगा आप सोच सकते हो। ऐसे वो नहीं जाता, उसका बेटा है इसलिए वहां पे गया ना वो। मतलब हर पार्टी सेम है, वो खाली बोलने के लिए राहुल गांधी बदनाम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर कोई अपने बेटे की प्रोविजन करके रखता है, कोई बाप ऐसे नहीं जो अपने बेटे के लिए कुछ करके नहीं रखेगा। अमित शाह भी की एक्सेप्शन नहीं है। हम मोदी जी का बेटा नहीं इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं तो वो भी कोई ना कोई प्रोविजन करके रखते हैं, ठीक है? नॉट एवरीवन इज लाइक अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ खुद के लिए, या कलाम, अब्दुल कलाम जैसे कोई नहीं है, जितना लेके आए उतना लेके गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये खाली बोलने के लिए है, ठीक है? सो ध्यान देना, पर्पस क्या है और रिजल्ट क्या हो रहा है। पर्पस क्या है, रिजल्ट क्या है? तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर क्रिएटेड
they are created to serve a cause for public at large. They are created to serve a cause for a public at a, for the benefit of a public at a large. बराबर? And they cannot distribute profits to promoters or trustees. मतलब अगर प्रॉफिट भी कमाएंगे तो प्रॉफिट वो ट्रस्टीज को देंगे क्या? नहीं. वो प्रमोटर्स को देंगे क्या? नहीं. प्रॉफिट्स किसके लिए यूज होंगे? जिस पर्पस के लिए आपने उनको बनाया ना, उस फर्म, उस एनपीओ को, उस एनजीओ को, उसके लिए. क्या बोले? फिर ट्रस्टीज को कुछ नहीं मिलता तो वो लोग इतना ट्रस्टीज के लिए क्यों मरते हैं? दगड़ू शेठ हलवाई का ट्रस्टी क्या पुअर रहेगा, रिच रहेगा? क्योंकि वो सैलरी बिलरी बोल के पैसे निकालते हैं. पैसे निकालने के लिए बहुत वेज है. तुम प्रॉफिट बोल के नहीं ले सकते, तो फिर वो दिखाते सैलरी. वो गाड़ी वगैरह बोलते दगड़ू शेठ के नाम पे गाड़ी लेते हैं और घूमते बैठते हैं. समझा? भले ही तुम ट्रस्टी हो तो तुम्हें प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, बट तुम सैलरी तो ले सकते हो ना ट्रस्ट से. तो सैलरी लेंगे 10 लाख 15 लाख, जैसे उनकी मर्जी है वैसे. तो लोग, अब शिरडी का ट्रस्टी, इलेक्शंस होते हैं शिरडी, शिरडी में उनके ट्रस्ट में एक एवरी 3-4 साल में प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं. लोग करोड़ ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, क्योंकि अगर उसका ट्रस्टी होगा तो तुम उसके 10 गुना ज्यादा कमाओगे. बेनिफिट मिलते हैं तुम्हें, घर मिलता है, ये मिलता है, सर्विसेज मिलते हैं, पैसा मिलता है. तुम बोगस एक्सपेंस दिखा सकते हो. लाइक तुमने एक चीज परचेस की 100 रुपए की, तुम उधर दिखाओगे 200 रुपए की. समझा? तो क्यों लोग इतना ट्रस्टेड होने के लिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो क्यों लोग, क्या लगता है तुम्हें कि इतने वॉलंटरली हर कोई काम करता है? वॉलंटरली खाता तो रहेगा. क्यों? बिकॉज बाकी चीजें ना पैसे निकालने के, क्या खाली प्रॉफिट बोल के पैसे निकाल सकते हो क्या तुम लोग? बाकी भी चीजों से प्रॉफिट निकाल सकते हो. सैलरी दिखाओ, सैलरी ले रहे हो कि हम दिन रात काम कर रहे हैं इसलिए हमें सैलरी चाहिए. तो लोग सैलरी बोल के पैसे, बोगस एक्सपेंस दिखाते हैं. एक्सपेंस नहीं किए फिर भी दिखाएंगे कि एक्सपेंस किए और पैसे लेंगे. तो इधर से गए चल के 10 मिनट, तो बोलेंगे कि हम बस से गए या ऑटो से गए, उसका पैसा लेंगे. समझा? वैसे कुछ तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो वो होते हैं एनपीओस. इसके एग्जांपल्स हैं, राइट? पानी फाउंडेशन, जो तुम्हें पता है. अनदर एग्जांपल इज लाइक टेम्पल्स. आप कोई भी टेम्पल ले लो, चाहे वो दगड़ू शेठ हलवाई रहने दो पुणे में, शिरडी रहने दो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, या इंडिया का सबसे बड़ा आपका वो बालाजी टेम्पल. ठीक है? एनी टेम्पल्स और एनी मस्जिद वगैरह सब टेम्पल्स काइंड ऑफ. चर्च रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, गुरुद्वारा रहता है. समझ में आ रहा है? टेम्पल्स एक्सेट्रा. स्कूल्स, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन उनके स्कूल्स कॉलेजेस है पुणे में. महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, ये दरवाडिया वालों का, उनका कुछ तो सोसाइटी है. बराबर? स्कूल्स. देन अनदर एग्जांपल में आप क्या दे सकते हो? एग्जांपल बीसीसीआई इंडिया में. बीसीसीआई इज ए ट्रस्ट, बीसीसीआई इज ए एनपीओ, एनजीओ. रोटरी क्लब, इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत होता है. समझ में आ रहा है? दीनाथ मंगेशकर चैरिटेबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स, इनको टैक्स नहीं लगता. इनको टैक्स नहीं लगता, इसलिए लोग ये बनाते हैं.
अब तुम्हें लगता है कोई हॉस्पिटल लॉस में रहेगा? रूबी हॉस्पिटल लगता है, जहांगीर हॉस्पिटल, वो पैसे दिए मैंने एडमिट नहीं कर दे, बराबर, बट दे आर चैरिटेबल, तो उनको टैक्स लगता है क्या? दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लिख लेना एक्सेट्रा, दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, पॉलिटिकल पार्टीज को 1 रुपए का टैक्स नहीं है। कोई भी पार्टी हो, अब ये टैक्स सबसे ले रहे तो खुद से क्यों नहीं दे रहे? बट नहीं करेंगे, कितनी भी मेजोरिटी रहे, अब मोदी ने करना चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को भी टैक्स। क्या फर्क पड़ता है, उनको डोनेशन नहीं मिलता क्या? क्या अभी तो डोनेशन चल रहा है? क्या लगता है कि अभी डोनेशन नहीं मिल रहे होंगे उनको? क्यों टैक्स नहीं फिर? बिकॉज पीपल डोंट थिंक अबाउट इट ना, दे डोंट हैव नॉलेज। उनको लगता है हर कोई टैक्स देता है, ऐसे थोड़ी है। खाली बोलते फार्मर टैक्स नहीं देता, तो ये लोग तो कितना टैक्स दे रहे, बराबर है नहीं? सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनको इनकम टैक्स नहीं लगता। तो कोई नहीं बोलेगा ना, नहीं राहुल गांधी भी ये पॉइंट उठाएगा कि टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज उसकी भी पार्टी को फंड मिल रहा है ना। तो ये सब साथ में रहते हैं, खाली हम लोग पागल है, खाली हम लोग पागल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग पागल है, जब खाने की बात आएगी सब साथ में मिलके खाएंगे और फिर गालियां भी देंगे एक दूसरे को, ठीक है? सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई स्टार्ट करें तो आप ट्रस्ट बोल के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? हॉस्टल्स होते हैं, देखो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं। अरे ट्रस्ट तो इतना कॉमन हो चुका है ना, लोग ब्लैक टू व्हाइट एंड व्हाइट टू ब्लैक के लिए ट्रस्ट बनाते हैं, व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए और ब्लैक को व्हाइट में करने के लिए लोग ट्रस्ट बनाते हैं। कितने सारे ट्रस्ट है, उधर कुछ भी नहीं है, बट फिर वो एक मैकेनिज्म है, व्हाइट टू ब्लैक, ब्लैक टू व्हाइट। अभी रिसेंटली फेमस हुआ था, लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसका वो हीरो का नाम है उसका एक्टर का, सोनू सूद, उसने बहुत काम किया, तो वो डोनेशन मांग, उसके एड्स आते थे, देखा होगा। बाद में वो ज्यादा फेमस होगा तो इनकम टैक्स वालों ने उसको रेड भी डाली कि कुछ पैसे का घपला वगैरह है क्या, हुआ था ना बीच में। वैसे भी है, तो इसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा रहता है, क्योंकि फ्री का पैसा है ना, लोग डोनेशन दे रहे हैं ना, ग्रांट्स में गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है। हाँ फंड्स खा सकते हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे खाते हैं लोग फिर, ऑर्फनेज है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और इसमें स्कैम भी बहुत। अब एग्जाम्पल आपको, तुळजापुर, अब तुळजापुर इज अंडर कलेक्टर्स अथॉरिटी, तुळजापुर का टेम्पल जो देवस्थान है ना, इट इज अंडर एक कलेक्टर, बिकॉज वहां पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये ट्रस्टीज ने इतना सारा पैसा खाया, टेम्पल अभी भी अपने ऐसे क्यों डेवलप नहीं है फिर उधर? सोचने वाली बात है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ठीक से पैसे यूटिलाइज करोगे तो चीजें नहीं, तो फिर वो फ्रॉड इतना बड़ा हुआ तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, और गवर्नमेंट ने फिर उसको कलेक्टर के अंडर दे दिया। शनि शिंगणापुर भी कलेक्टर के अंडर है, नगर में ही आता है वो, क्योंकि फ्रॉड बाहर आए ना, पैसा उतना है, लोग श्रद्धा भाव से देते हैं, तो उसका सच्ची में यूज होता है क्या? आगे से याद रखना, जब तुम पैसे डाल रहे हो ना मंदिर में, तो पैसा सच्ची में यूज होगा नहीं होगा ये सोच के डालो। ना ही वो हनुमान के पास जाने वाला है, ना ही वो गणपति के पास, उनको नहीं मिलने वाला वो पैसा, याद रखना, ठीक है? तो बिफोर यू डोनेट 10 बार सोचो, या तो भूखे वाले को पैसा देना या उसको खाना देना, बेटर देन डिपॉजिटिंग दैट मनी इन द राइट लॉकर ऑफ टेम्पल्स, हमेशा याद रखना। उधर पैसा देने से बाहर जो भूखा बैठे ना उसको दे दो 10 रुपए, एटलीस्ट उसकी दुआ लगेगी, वो दे, वो क्या लगता है क्या सच्चे में गणपति भगवान तुम्हें क्या आशीर्वाद देने आएंगे क्या? वो एक सेटिस्फेक्शन है मन का। लेकिन वो बंदा जिसको दे रहे हो ना, भिखारी या कोई रहेगा, वो एक्चुअल में तुम्हें लाइक आशीर्वाद देगा, ये भी समझ लेना। तो पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट किसको दे रहे हो मैटर कर रहा है, ऐसे, ठीक है? सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। आप ऐसे बोल के आप एक्टिविटीज अलग सारे बहुत सारे कर सकते हो। सो दिस इज वेरी कॉमन, एनपीओस, एनपीओस बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें से हमारे 11th 12th में सब सीखना है, हमें हर सीखना है। 12th में मैक्सिमम चीजें, 12th में कंपनी भी है,
एनपीओ भी है, पार्टनरशिप भी है। 11th में मोर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मोर ऑफ सोल प्रोप्राइटर। 11th में पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप है। 12th में कंपनी भी है, एनपीओ भी है, एंड राइट तुम्हारा कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है, सब कुछ है। बट ये इसलिए समझा कि पहले ये समझ में आना चाहिए कि बिजनेस कैसे होता है या बिजनेस करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, समझा या नहीं समझा? अगर आप एग्जांपल एक ही बंदा हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के स्टार्ट कर सकते हो। 2 से 50 तक तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। तुम पार्टनरशिप भी कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकते हो, बट पब्लिक लिमिटेड के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए। तो अगर 2 से, ऐसे मान के चलो एक ही बंदा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 से 6 लोग हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है पार्टनरशिप, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 7 से 50 तक, 7 से 50 तक ओनर्स हैं तो उनके पास 3 ऑप्शन है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, और पार्टनरशिप भी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 50 से ज्यादा है तो पार्टनरशिप का दरवाजा बंद हो गया। 50 से 200 तक है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन सकती है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड भी बन सकती है। 200 से ज्यादा है तो प्राइवेट लिमिटेड का दरवाजा बंद हो गया, खाली क्या रहेगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 200 से ज्यादा है तो मिनी मैंडेटरी क्या होगी? पब्लिक लिमिटेड। मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द राइट योर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। क्लियर है? तो आज हम यहाँ पे रखेंगे, कल हम और आगे और टर्म्स पे डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो रुकते हैं। थोड़ा एक्सटेंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 मिनट, इट्स फाइन। वैसे भी कोई स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है। ठीक है,